हाँ जी। तो आज के इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम यहाँ पे बहुत ही भारी डिमांड पे हम हिंदी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेके आए हैं। बहुत दिनों से आप सभी लोग बोल रहे थे कि भैया हिंदी के प्रश्नों को लेके आइए, है ना। तो आज हम सोचे क्यों ना आराम से यहाँ पे हिंदी के प्रश्नों को किया जाए, क्योंकि हम लोग बहुत सारे अब हिंदी व्याकरण को देख चुके हैं, अपने हिंदी को बहुत सारे सब चैप्टर को भी पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे अगर बात करें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी कई सारे हम लोग प्रैक्टिस के भी सेशन ले चुके हैं, है ना। तो अब जरूरी ये है कि हम लोग सब्जेक्टिव के भी क्वेश्चंस की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करें, है ना। तो इसी कड़ी में आज यहाँ पे कुल मिला के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न को लेके आए हैं, जो कि आपके लिए जरूरी है। ये सारे सवाल को अच्छे ढंग से आप लोग करेंगे और अच्छे से यहाँ पे कोशिश करना है कि एकदम माइंड पूरा आपका फ्रेश शांत होना चाहिए, है ना। और ये पूरे इस क्लास के दौरान ही आप सारे के सारे सब्जेक्टिव प्रश्नों को याद कर लें, है ना। बेसिकली समझ लेना है आपको, एक तरीके से भाषा समझ में आ जाएगी ना कि उस क्वेश्चन का क्या आंसर, क्या मतलब बेसिकली उसका मुद्दा क्या है, वो चीज आप बस उसका विषय वस्तु समझ लेंगे ना, तो आप अपने तरीके से आंसर लिख सकते हैं। और परीक्षा में बोला भी जाता है ना कि अपने शब्दों में विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। तो आप यथासंभव तो आप कर ही सकते हो, ऑब्वियस सी बात है ना। चलो जी, तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि यथासंभव कौन सा समास है तो बता सकते हो ना, क्या जी कहोगे भैया आप समास कब से पहुंच गए। चलो छोड़ते हैं, ठीक है। अव्ययी भाव याद था ना। चलो जी, अब हम लोग यहाँ पे आते हैं पहला सवाल पे, और पहला सवाल को हम लोग देखते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। चलो जी शुरू करें। चलो पहला सवाल देखो अपने लोग क्या है। बस थोड़ा सा आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, इधर उधर नहीं, बस सिंपल पढ़ाई पे फोकस होनी चाहिए, ठीक है जी। चलो पहला सवाल आपके सामने है कि बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है। अच्छा एक सेकेंड, हम ये जो है ना, ये हम पहले वाला शायद हम ये जो है ओपन कर लिए हैं फोल्डर, सॉरी ये हम ऑलरेडी से पढ़ा चुके हैं। आई एम सॉरी, सो सॉरी, है ना, ये हम पहले पढ़ा चुके हैं। एक बार इसका जो है ना ये हम पहले से करवाए हुए हैं आपके लिए। दूसरा हम फाइल बनाए हुए हैं, जस्ट सेकंड हमें थोड़ा सा बस समय दीजिए। सो सॉरी, आपका ये फाइल जो है ना, ये इसमें 15 क्वेश्चन थे, ये हम पूरा का पूरा करवा चुके हैं ऑलरेडी से, ठीक है। अब हम दूसरा हम करवा रहे हैं, तो वो चीज अभी, ठीक है, बस हम ओपन करते हैं, थोड़ा सा बस रुकना, है ना। काफ़ी सारे इसमें आप लोग के लिए क्वेश्चंस वगैरह बनाए हुए हैं ना, तो ये थोड़ी सी हमें दिक्कत हो सकती है ढूंढने में, ठीक है, लेकिन आप लोग के लिए हम जल्दी ही ढूंढ लेंगे, ठीक है। और काफ़ी अच्छा क्वेश्चंस हम यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं, तो वही वो वाला क्वेश्चंस ज़रूरी है, ये वाला तो आपको अभी करवा ही रहे हैं। और कहाँ पे हैं छुपे हुए रुस्तम जी, आ जाइए, बच्चे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। चलो जी रिसेंट में अपन लोग देखते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, जस्ट ए सेकेंड, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चंस लिए हैं, है ना, तो वो सब चीज़ें। अच्छा वहाँ पे 12 सब्जेक्टिव लिख दिए थे, है ना, इसलिए मतलब नहीं मिल रहा था वो 15, एक्चुअली में 12 नहीं है 15 है, ठीक है, माय मिस्टेक। चलो जी आ जाते हैं और पहला क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। तैयार हो ना सब लोग, है ना। आर यू रेडी, सब लोग रेडी हैं। आप सभी लोग एक बार बोले, क्या जोश है ना, उमंग है, पढ़ने का जज्बा है ना। चलो जी शुरू करते हैं पहला सवाल से। पहला सवाल अपने पास बोला जा रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में, क्या है जी, जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती, क्यों। अब देखो जहां पे भय है, जहां पे डर है, भय का मतलब क्या होता है, डर। ऑब्वियस सी बात है, जहां पे डर होगा वहां पे मेधा, मेधा का मतलब पता है, उस विद्यार्थी के अंदर क्रिएटिविटी, यानी बोले ना तो एजुकेशन का और लेवल नहीं बढ़ सकता है, कुछ नया नया परीक्षण नहीं कर सकता है ना। तो ऐसा यहाँ पे बोला गया है कि जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती। ऐसा क्यों बोला गया है जी, ऐसा क्यों बोला गया है कि जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती। देखो इसका उत्तर यहाँ पे लिखना है, कैसे लिखना है वो पहले एक बार देख लेते हैं, फिर अपने शब्दों में हम आपको समझाते हैं, ठीक है। पहला सवाल जो है, जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती, क्यों। देखिए मेधा वह शक्ति है जिसमें मनुष्य सिद्धांतों की अनुपस्थिति में भी निर्भयतापूर्ण सोचता है, ताकि वह सत्य और यथार्थ को समझ सके। यदि मनुष्य भयभीत रहता है तो वह कभी भी मेधावी नहीं हो सकेगा। किसी प्रकार की महत्वाकांक्षा, चाहे आध्यात्मिक हो या सांसारिक चिंता और भय का निर्माण करती है, जबकि ठीक इसके विपरीत निर्भीक वातावरण में मेधा का जन्म होता है। इसलिए जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती। क्या बोला गया आप समझो यहां पे, ठीक है। जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती,
सिंपल सी बात है, मेधा वह शक्ति है जिसमें क्या होता है, एक व्यक्ति जो होता है ना, वो सिद्धांतों की अनुपस्थिति में भी कुछ सही निर्णय सही सोचता है, ठीक है, कोई कार्य को करता है। सिद्धांतों कहने का मतलब क्या हुआ, ऐसा जब कोई प्रिंसिपल ना हो, कोई दबाव ना हो कि भाई इसी के अनुसार ही काम करना है, अरे अपने अनुसार काम करो, इस काम को करना है ना तो अपने अनुसार करिए, ठीक है। कोई सिद्धांत आपको रोकने वाला नहीं है कि अरे इसी तरीके से होता है, ये कोई नहीं बतलाने वाला है, आपको बस दे दिया कि भाई आप अपने तरीके से अपने अनुसार करो, है ना। तो आप उसमें अपना जी जान लगा के करते हो कि नहीं इस कार्य को ना हमें अच्छे ढंग से करना है ना। तो बस वैसा ही जैसे होता है ना कि मतलब आप कहीं गांव समाज में क्या होता है, भोज होता है, ठीक है, और उसमें क्या होता है कि आप नॉर्मली क्या होता है कि आप लोग जाते हैं, ठीक है, और आप लोग को थोड़ा कोई बोलता है पानी दे दो, कोई बोलता है ये दे दो, उसमें क्या होता है, ठीक है, मतलब कर लेते हैं भाई, उसमें हम गलती ना करें। और बाकी ऐसा कहीं पे आपको मौका मिले कि भाई तुम ही को सारा चीज़ हैंडल करना है, तुम्हारे अंदर ही दे दिया कि अब सारे लोग को तुम ही को हैंडल करना है, ठीक है, तो उस समय क्या रहेगा, उस समय आप एकदम से, और आपको कोई रोक टोक करने वाला नहीं है, आप अपने अनुसार देखो, तो वहां पे ना आप अपना जी जान लगाते हो, दी बेस्ट करने की कोशिश करते हो, है ना, कि हमको जो है सब लोग जो है वाहवाही दे, सिंपल सी बात है। तो वैसे ही समझ लो कि डर जहां पे नहीं रहेगी, जहां पे कोई आपको बतलाने वाला नहीं है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, वहां पर क्या होता है, वहां पे उस सिद्धांतों की अनुपस्थिति में निर्भयतापूर्ण, कोई डर के बिना आप कुछ भी सत्य और यथार्थ को समझ सकते हैं। यदि मनुष्य भयभीत रहता है ना तो वह कभी भी मेधावी नहीं बन सकेगा। किसी प्रकार के महत्वाकांक्षा, चाहे आध्यात्मिक हो या सांसारिक चिंता और भय, ये जो है ये सब क्या ये भय का निर्माण करती है, जबकि ठीक इसके विपरीत निर्भीक वातावरण में मेधा का जन्म होता है। जहां पे डर नहीं है वहां पे मेधा जन्म लेती है, ठीक है, इसलिए जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती। बताओ जी, समझ गए? अब चलो अगले सवाल पे बढ़ते हैं, ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा नंबर सवाल है, हृदय की बात का क्या अर्थ है? आप खुद ही बताओ, है ना, आपके हृदय में, आपके दिल में बहुत सारी बातें होंगी, है ना, सच बात है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, बताओ हृदय की बात क्या है? कहोगे भैया आपको तो हम नहीं बताएंगे, हम बहुत कुछ सोच के रखे हैं किसी और के लिए, आपको कैसे हम बता दें यहाँ पे सबके सामने, ऐसे तो नहीं हो सकता है जी, है ना। तो बताओ हृदय की बात का क्या अर्थ है? अब एग्जाम में तो लिखोगे ना, अब वहाँ पे एग्जाम में जाके कुछ खास गहरा सा संबंध कुछ तो लिखना नहीं है, ठीक है। हृदय में जो बात चल रही है कि भाई साहब ये एग्जाम देना क्यों पड़ता है, ये नहीं देते तो ज़्यादा अच्छा होता है, ये सब चीज़ें तो हम वहाँ लिख नहीं सकते जो आपके सच में हृदय में जो चल रही होती है, ठीक है, कि अरे काश ये पेपर बस निकल जाए, कैसे भी करके अगला पेपर देख लेंगे। उस समय हृदय में तो यही बात चल रही होती है, लेकिन वो चीज़ नहीं लिखना है अपन लोग को। लिखना है हृदय की बात का क्या अर्थ है, मतलब बोला जाए तो अपना मन के अंदर, मन का जो बात है ना उसका क्या प्रभाव होती है, उस चीज़ को लिखना है, ठीक है। अब देखो कैसे लिखना है, चारों ओर घनघोर कोलाहल और शांति व्याप्त है। सही बात है कि हर तरफ देखो, जिधर देखो पूरे संसार में हर तरफ कहीं ना कहीं शोरगुल है, कोलाहल है, बहुत चिल्लाहट है ना, कहीं गाड़ी का आवाज़, कहीं उसका आवाज़, कहीं उसका दबाव, कहीं बॉस का प्रेशर, है ना, बहुत चीज़ें चलती है ज़िंदगी में, ठीक है। तो हर तरफ से कोलाहल है, मन व्याकुल हो जाता है। उस समय हृदय की बात मन मस्तिष्क को शांति पहुंचाता है। उस समय जो दिल की बात रहती है ना, वो मन और मस्तिष्क को शांति पहुंचाती है कि अरे नहीं तुम सही कर रहा है, थोड़ा सा दिक्कत है, दर्द हो रही है, कठिनाई है, लेकिन ये तुम्हारे लिए ज़रूरी है। वो मन की बात रहती है ना, वो दिल की बात, वो हृदय की बात रहती है, और कहीं ना कहीं वही चीज़ मन को, मस्तिष्क को शांति पहुंचाती है ना। अब देखो कोलाहल और शांतिपूर्ण जो है स्थितियां मस्तिष्क को आच्छादित कर देती है। बहुत ही ज़्यादा कोलाहल और शांति, ये सब क्या है, मस्तिष्क को, दिमाग को बहुत ज़्यादा अशांत कर देती है, ठीक है। उसका सही गलत विवेक की क्षमता भी प्रभावित कर दे लेती है, ठीक है, कि भाई मस्तिष्क इतने सारे शोरगुल के बीच में, इतने सारे दबावों के बीच में कहीं ना कहीं वो भूल जाता है मस्तिष्क कि भाई क्या सही है क्या गलत है। होता है ना कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहते हो, कहीं परीक्षा में ही, तो वहाँ पर क्या होता है कि आप गलत आंसर टिक कर लेते हो। क्यों? क्योंकि आपका मस्तिष्क भूल चुका है उस कोलाहल भरे वातावरण में, उस शोरगुल में, उस दबाव के कारण ना कहीं आपका वो विवेक शक्ति जो है आपके अंदर था, जो चीजें आपको याद था, वो चीज शायद से भूल जाते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पे बतलाया जाता है कि अशांति जो होती है ना, मतलब सिंपल सी बात बोल लेते हैं कि ये पूरे कोलाहल, ये पूरा जो है अशांति, ठीक है, विवेक की उसकी सही गलत की विवेक की क्षमता को भी प्रभावित करती है। उस समय हृदय की बात जो है सांत्वना देती है, लेकिन उस समय भी आप
एकदम से शांत हो जाओ, हृदय की बात है, अंदर की सुनो भाई, तुमको क्या करना है, तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। तुम परीक्षा देने आए हो तो तुम्हारा कुछ तो मकसद होगा, है ना। तो वो चीज़ों को लेके अगर बात करें तो आप मतलब वही आपका जो है एक तरीके से सांत्वना देगा, आपको दिमाग को समझाएगा कि नहीं अरे तुम्हारे लिए ये जरूरी है जी, है ना। सतपथ को समझाती है कि सही रास्ता क्या है, सतपथ यानी सत्य की रास्ता को दिखलाती है। हृदय कोमल भावनाओं का प्रतीक है जो मस्तिष्क को विचारों के कोलाहल से दूर करती है ना। हृदय की बात क्या होती है, अरे छोड़ इतना टेंशन मत लो, ठीक है। मतलब ये जो है ना सिंपल ऐसे ऐसे समझ लो कि हृदय हृदय की बात कहती है कि मस्तिष्क को तुम इतना टेंशन इतना इतना प्रेशर मत लो अपने आप पे, है ना। और तुम थोड़ा सा शांत रहो, कुछ ऐसा करके हृदय जो है ना मन को समझाती है, ठीक है। तो यहाँ पे समझे हृदय की बात का क्या अर्थ है। चारों ओर घनघोर कोलाहल वो अशांति व्याप्त है, उस समय हृदय की बात मन मस्तिष्क को शांति पहुंचाती है। कोलाहल और शांति स्थितियां मस्तिष्क को आच्छादित कर देती है, व्याकुल कर देती है, उसकी सही गलत विवेक की क्षमता को भी प्रभावित कर देती है ये शोरगुल, ठीक है। उस समय हृदय की बात जो होती है सांत्वना देती है, सतपथ देखने को समझाती है। हृदय कोमल भावनाओं का प्रतीक है जो मस्तिष्क को विचारों की कोलाहल से दूर करता है, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। बिल्कुल इंग्लिश का हम क्वेश्चन बैंक का पीडीएफ बिल्कुल भी वो चीज़ नहीं दे पाएंगे, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे अगले सवाल पे बढ़ते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर प्रश्न पे आ जाइए, ठीक है। और आप लोग को सच बताए ना तो ये कोई ऐसा चीज नहीं है कि जो आपको दे देंगे और आप मतलब कुछ ज्यादा बहुत बवाल कर लोगे। सबसे पहले जरूरी आपके लिए ये है कि चीजों को आप समझे, एग्जाम में समय नहीं बाकी है, तो जो चीज समझाते हैं उस पर प्रॉपरली आपको बहुत ज्यादा ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। चलो जी, तो हर चीज इधर उधर की बात छोड़ो, आप हो सके मोबाइल फुल स्क्रीन में कर लो और प्रॉपर समझने पे ध्यान दो, ठीक है। तीसरा नंबर सवाल पे आते हैं, ठीक है। नदियों की वेदना का क्या कारण है, ठीक है। नदियों की वेदना, ठीक है, नदियों की वेदना का क्या कारण है। मतलब नदियां जो है ना इतना ज्यादा प्रलयंकारी बन चुकी है, ठीक है, या फिर इतना ज्यादा बाढ़ इतना ज्यादा त्रासदी लाती है, इसके पीछे क्या कारण है, क्या वजह है, देखते हैं। चंपारण में अनेक जगहों पर अनेकों लोग आए, सही बात है। आप ये जो है ओ सदानीरा पाठ में पढ़े होंगे कि चंपारण क्षेत्र में कई सारे अलग अलग जगह से, अलग अलग सभ्यता से, अलग अलग संस्कृति के लोग चंपारण में आके बस गए, ठीक है। तो अनेकों जगह से यहाँ पे लोग आए चंपारण में, जिसमें मध्य युग में मुगल के आगमन के साथ ही जंगल बेरहमी से काटे जाने लगे, ठीक है। आपको पता होगा कि मुगल लोग जब चंपारण में आए थे उसके बाद ना कुछ ज़्यादा ही संख्या में, बहुत ज़्यादा संख्या में पेड़ वगैरह काटा जाने लगा। गयासुद्दीन जो है आया था, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक जो था वो कितना सारा पेड़ को काटा था, आपको पता होगा, चैप्टर पढ़े होंगे तो। एकदम से उतरा घोड़े से और एकदम धराधर सब उसके सेना पूरा का पूरा जंगल को लगातार काटने लगा, ठीक है। वृक्ष जो है पानी के बहाव को काफ़ी हद तक रोकते हैं, सही बात है कि आप देखोगे ना तो नदियों के किनारे कई सारे वृक्ष नजर आएंगे, और वो सब क्या होता है, मिट्टी को कटाव को भी रोकता है, साथ ही साथ वो क्या होता है, एक तरीके से नदियों के बहाव को, धारा को भी थोड़ा सा स्लो करता है ना। तो वृक्ष जो है पानी के बहाव को काफी हद तक रोकते हैं और अपनी जड़ों में भी उसको समेट रखते हैं। लेकिन अब चंपारण में इतने वृक्ष कट चुके हैं कि उस जल को रोकने वाला कोई गगनचुंबी उतना बड़ा बड़ा विशाल विशाल वृक्ष बचा हुआ ही नहीं है। यही कारण है कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता वेदना दिखाई देती है, ठीक है। समझ में आया। तो ये अपने पास वजह हुई। नदियों की वेदना का क्या कारण है, चंपारण में अनेक जगहों से अनेकों लोग आए, जिसमें मध्य युग में मुगल के आगमन के साथ ही जंगल बेरहमी से काटे जाने लगे। वृक्ष जो है पानी के बहाव को काफी हद तक रोकते हैं और अपनी जड़ों में भी उसको समेट रखते हैं। लेकिन अब चंपारण में इतने वृक्ष कट चुके हैं कि उस जल को रोकने वाला कोई गगनचुंबी वृक्ष बचा हुआ ही नहीं है। यही कारण है चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता वेदना दिखाई देती है। चलो जी, चौथा नंबर सवाल को देखते हैं। फोर्थ नंबर सवाल समझ में आ रहा है क्या आप लोग को, है ना। आप लोग को क्या समझ में आ रहा है। चलो जी आगे बढ़ते हैं।
अगले सवाल पे बढ़ते हैं, अगला सवाल पे आते हैं। और अगला सवाल सब प्लीज समझिएगा इसको। सवाल है कबीर बेशक, है ना। अब देखो कबीर जी के बारे में है। कबीर बेशक छप्पई में नावादास ने कबीर के बारे में क्या कहा है, ठीक है। देखो कबीर बेशक छप्पई, यानी छप्पई में जो है ना कबीर के बारे में कबीर की विशेषता के बारे में बात किए हैं। कौन जी? नावादास जी। नावादास जी लिखे थे ना छप्पई को। तो नावादास जी जो हैं वो किसके बारे में बात करते हैं? कबीरदास जी के बारे में। जी जी, पीडीएफ नहीं देंगे, बता दिए ना, ठीक है। इंग्लिश का पीडीएफ वो जो है वो नहीं देंगे, वो नहीं हो पाएगी, ठीक है। चलो अभी पढ़ने पे ध्यान दो ना। हम देख रहे हैं कि पीडीएफ के चक्कर में सब लोग का पढ़ाई डिस्टर्ब होता है, इसलिए अब डिसाइड करें कोई पीडीएफ नहीं देंगे, ठीक है। अब पढ़ाएंगे कंप्लीट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पढ़ने पे प्लीज ध्यान दो। और सच में अगर तुम पढ़ने वाले बच्चे होगे ना तो पढ़ने पे ध्यान दोगे, तुम ये सब चक्करों में नहीं पढ़ोगे, है ना। सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कबीर विषयक छप्पई में नावादास ने कबीर के बारे में क्या कहा है? देखो ये छप्पई जो है नावादास जी लिखे हैं, जिसमें कबीर जी के बारे में बहुत ज्यादा उनकी विशेषताओं, उनकी सारी विशेषताओं का बखान किए हैं, ठीक है, नावादास जी छप्पई में। तो वही बोलते हैं कि कबीर जी के बारे में क्या क्या बतलाए हैं, वही बतलाना है। तो देखो नावादास कहते हैं कि कबीर ने हमेशा हिंदू और मुसलमान में कभी भी पक्षपात नहीं किए हैं, ठीक है। नावादास जी कहते हैं कि देखो कबीरदास जी ऐसे व्यक्तित्व के लोग थे ना कि जो कभी भी हिंदू मुसलमान में कभी भी भेदभाव नहीं किए, ठीक है, कोई अंतर नहीं माने। उन्होंने हमेशा सबके हित की बात कही है और कभी भी मुख देखी बात नहीं कही है, ठीक है, मुख देखी बात नहीं कही है, अर्थात कभी भी पक्षपातपूर्ण बात नहीं कही है, ठीक है। कबीर ने कभी भी कही सुनाई बातों को महत्व नहीं दिया। उन्होंने हमेशा आंखों देखी बातों को ही कहा है। मतलब जैसे गांधी जी जो थे ना, जैसे गांधी जी जो थे वो जिस तरीके से थे वैसे ही ये भी व्यक्तित्व के थे। मतलब सिंपल अगर बात करें तो गांधी जी भी कुछ इसी तरीके से थे कि वो मुंह देखी बातों नहीं करते थे। वो जब तक मतलब सिंपल सी बात है, वो एक किसी की कही सुनाई बातों पे भरोसा नहीं करते थे। वो जब तक वेरीफाई नहीं करते थे तब तक नहीं बोलते थे। उसी प्रकार से कबीरदास भी थे, ठीक है, कि मतलब जब तक ये देखते नहीं थे जाके, है ना, या फिर जो चीजें ये खुद से नहीं देख चुके रहे होते हैं, जिसके बारे में इनके पास प्रमाण नहीं रहता, उसके बारे में ये बोलते ही नहीं थे। ये हिंदू और मुसलमानों में कभी भेदभाव नहीं करते, है ना। तो ये सब चीजें जो है इनके बारे में व्याख्या किया गया है, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। 5वां नंबर सवाल पे आते हैं। 5वां नंबर सवाल है प्यार का इशारा और क्रोध का दुधारा से क्या तात्पर्य है, ठीक है। प्यार का इशारा और क्रोध का दुधारा का क्या तात्पर्य है? देखो ये सवाल थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सवाल इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसीलिए हम यहाँ पे लाके दिए हैं। याद रखिएगा इस सवाल को, ठीक है, समझ लीजिए। तो आपको रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बस समझ लीजिए, ठीक है। अब देखो कवि गजानन माधव मुक्तिबोध कहते हैं कि गंगा, इरावती, मीनाम, नील, अमेजन, मिसौरी, इन सब में अपार जल प्रवाहित होता रहता है, ठीक है। कवि जो है वो कहते हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि गंगा, इरावती, मीनाम, नील, अमेजन, मिसौरी, इन सब में अपार जल, बहुत सारा जल प्रवाहित होती रहती है। सच में ये सारी बड़ी बड़ी नदियां हैं, ठीक है, और इस सब में बहुत सारा जल, मतलब पानी का इसमें कमी नहीं है, अपार जल इसमें प्रवाहित होता रहता है। इसमें जलों में कोई मौलिक अंतर नहीं है। आप किसी भी के भी जल को उठाओ ना तो उसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। ये नदियां मनुष्य को निरंतर बढ़ते रहने का प्रेरणा देती है, ठीक है। ये नदियां प्यार और क्रोध दोनों का संदेश देती है, ठीक है। तो प्यार का इशारा और क्रोध का दुधारा से क्या तात्पर्य है? ये नदियां प्यार को भी दिखलाती है एक तरीके से, सिंपल निरंतर लोगों को बढ़ते रहना है कैसे जरूरी, वो चीजें जो है मतलब सिखलाती है, ठीक है। और साथ ही साथ क्रोध का दुधारा मतलब एक तरीके से जब मनुष्य जो है इसी नदियों को एक तरीके से के किनारे पेड़ों को, ये सब चीजों को काटते हैं तो उसका क्रोध भी दिखता है, उसके बाढ़ रूपी उस क्रोध को भी दिखाता है, ठीक है। तो प्यार का इशारा और क्रोध का दुधारा का मतलब समझ में आया कि ये नदियां प्यार और क्रोध दोनों का संदेश देता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिटिया को पिता सिखलाते हैं तो मां समझाती है, ठीक है। बिटिया को पिता जो है वो सिखलाते हैं तो मां समझाती है, ऐसा क्यों, है ना। पिता सिखलाते हैं और मां समझाती है, ऐसा क्यों? अब ये सवाल है आपसे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ठीक है। बिटिया को पिता सिखलाते हैं और मां समझाती है, ऐसा क्यों? यहाँ पिता का जो कथन है उसमें पिता जो सिखलाता है वह
सब अभी बिटिया के मानसिक दायरे से परे हैं। ठीक है, तो अब हम आपको अच्छे से पहले एक बार ये पढ़ा देते हैं और फिर हम अपने लैंग्वेज में समझाते हैं आपको। ठीक है, सवाल है पिता को बिटिया, यहाँ पे बिटिया को पिता सिखलाते हैं। ठीक है, बिटिया जो है उसको पिता सिखलाते हैं और माँ समझाती है। ऐसा क्यों? पिता जो है सिखला रहे हैं, समझो, सिखला रहे हैं और माँ जो है समझा रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पिता का जो कथन है उसमें पिता जो सिखलाता है, ठीक है, वह सब अभी बिटिया को मानसिक दायरे से परे है, अर्थात उसका फावरा, कुदाली, टंगिया, बसुला, खुरपी से नहीं है। ठीक है, उसका संबंध इससे है ही नहीं। यदि परिचित हो भी तो उसकी पूर्ण उपयोगिता उसके सामने अभी नहीं स्पष्ट हो सकी है। अतः इसका महत्व उपयोग बिटिया को समझाना पड़ेगा कि ये सब पदार्थ श्रम के प्रतीक है, निर्माण का साधन है और लोहे से बने हैं, अतः उपयोगी हैं। ठीक है, इसकी सामाजिक उपयोगिता है, यह बात उसको समझाई जा सकती है। ठीक है, और उसका उपयोग सिखलाया भी जा सकता है। ठीक है, तो मतलब सिखलाना है ना, यहां पे क्या हुआ कि भाई एक तरीके से ऐसी चीजों को सिखलाया जाता है जो नॉर्मली लोगों को नहीं पता रहता है। ठीक है, जो नॉर्मली लोगों को नहीं पता रहता है। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो नॉर्मली क्या होती है ना कि जब ऐसा चीज दिखता है कि जो नहीं पता रहता है उसको सबसे पहले सिखलाया जाता है। ठीक है, उसको सबसे पहले सिखलाया जाता है। पिताजी का जो संबंध है वो है फावरा, कुदाली, टंगिया, बसला, खुरपी, ये सब चीजें कृषि में काम आती है, तो उन सारी चीजों से इनका पिताजी का संबंध है। ठीक है, तो वो उन सारी चीजों के बारे में बिटिया को बतलाती है, मतलब उनको एक तरीके से सिखला रहे हैं कि ये चीज है ना, इसका क्या उपयोगिता है, वो सब चीजें बतलाते हैं। ठीक है, और वही जो होती है माँ जो है, माँ ने जिन उपकरणों की चर्चा की है उसमें से मात्र भिलाई के संदर्भ नया हो सकता है, शेष जो है बाल्टी, कुएं का लोहे की घिर्री, ठीक है, घमेला, हंसिया आदि से जो है बिटिया परिचित हो सकती है। ठीक है, ये सब घर गृहस्थी के काम में आने वाले उपकरण हैं, अतः पत्नी मात्र उन्हें याद दिलाकर यह समझा देगी कि ये सारे पदार्थ भी लोहे के ही बने हैं, जिसका उपयोग हम सब करते हैं और प्रतिदिन ही करते हैं। यही अंतर है सिखलाना और समझाना में। ठीक है, देखो सिखलाना का मतलब क्या है कि पिताजी जो बिटिया को जो समझा रहे हैं ना, जो फावरा, कुदाली, हंसिया, खुरपी, ये सब चीजें बिटिया को उतनी अच्छे से पता नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले उसे क्या करना होता है, उसे सिखलाना होता है। ठीक है, उसके बारे में बतलाना होता है, उसके बारे में उसके उपयोग वगैरह क्या है, वो किसका प्रतीक है, श्रम का प्रतीक है, मेहनत का प्रतीक है, उसे वो सिखलाना पड़ता है। लेकिन माँ जो जिन सारी चीजों के बारे में बताते हैं उसमें भिलाई जो है वो बस एक ऐसा है, भिलाई जगह है। ठीक है, तो उस जगह के बारे में हो सकता है उसके लिए नया हो, बाकी उसको जो भी चीज बताती हैं, ठीक है, वो सब घर गृहस्थी के चीजें हैं जो कि नॉर्मली उसको पता है, उस बेटिया को, है ना, तो उसके बारे में मात्र उसको क्या करना होता है, मात्र समझाना पड़ता है। ठीक है, तो यही है, पिता जो है क्या करते हैं, समझाते हैं, सिखलाते हैं, और माँ जो है समझाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप आंसर को लिख सकते हैं। चलो जी आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर प्रश्न पे आते हैं। पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि चिंतित क्यों है? पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि चिंतित क्यों है? ठीक है, पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि चिंतित क्यों है? चलो अब इसको हम लोग देखते हैं, पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि चिंतित क्यों है जी। ठीक है, आप जानते होंगे पंच परमेश्वर, है ना, पंच परमेश्वर, सबसे पहले तो आप ये जानते होंगे कि पंच परमेश्वर यानी इसमें 2 शब्द छिपा हुआ, एक पंच एक परमेश्वर, है ना। पंच वो हुआ जो सही इंसाफ लेता है और उसकी जुबान जो होता है वो परमेश्वर के समान होता है, तो पंच परमेश्वर, है ना, मतलब पंच की जुबान परमेश्वर के समान होता है, यानी पंच जो कह दिया उसकी जुबान एकदम से वो परमेश्वर की आवाज है, परमेश्वर ने वो कह दिया। ठीक है, मतलब उसको कोई इनकार नहीं कर सकता मानने से, ऐसा। लेकिन आज यहाँ पे बोला, सवाल ये किया जा रहा है पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि चिंतित क्यों है। अब बताओ, अगर वो पंच परमेश्वर जो इंसाफ करता है लोगों को, अगर वो अब रहा ही नहीं तो उसको लेके चिंतित तो होंगे ही ना। अब देखो उसी को कैसे लिखना है, देखते हैं। पूंजी बढ़ी, रोशनी आई, चकाचौंध फैली। सही बात है, लोगों के पास पैसा बढ़ा, रोशनी आई, मतलब बिजली वगैरह गांव में भी अब पहुंच गई, चकाचौंध फैली, सब जगह बल्ब वगैरह आ गया, टीवी आया, गांव की संस्कृति जो मूल्य आधारित थी उस चकाचौंध में खो गई। सही बात है कि गांव का जो संस्कृति था ना वो बहुत ही अलग तरीके से था।
अब कहीं ना कहीं उस टीवी, उस चकाचौंध, उस रोशनी में कहीं ना कहीं खो गई है। पंच में परमेश्वर का वास माना जाता था, उसका न्याय ईश्वरीय न्याय होता था, पर अब युग मूल्यों का नहीं रहा। साम दाम दंड भेद की संस्कृति उगाई है ना, कि अब जो है अब समय मूल्यों का नहीं रहा, अब साम दाम दंड भेद है ना की संस्कृति उगाई है। न्याय नहीं अन्याय महत्वपूर्ण हो गया है। मान्यताएं परंपराएं नहीं स्वार्थ उगाए हैं। ठीक है, कि क्या परंपराएं चलाई है उसको भूल जाओ, सबसे पहले अपना स्वार्थ देखा जा रहा है आजकल। ठीक है, तो वही चीज के बारे में बात करते हैं। जिनके आलोक से जीवन मूल्य घोट रहे हैं। ठीक है, फिर पंच परमेश्वर कहाँ रहा? वह तो भ्रष्टाचारी बन गया, बिक गया, बदल गया, डर गया। भला परमेश्वर किसी से डरता है? ठीक है, अब क्या होगा हमारी अस्मिता का, मूल्यों का, है ना, नैतिकता को कौन रक्षा करेगा? जब पंच परमेश्वर ही कहीं नहीं रह गया है तो कभी चिंतित तो होंगे ही ना। तो कभी क्यों चिंतित है? तो कभी जो है पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर जो है, कभी पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर चिंतित क्यों है? क्योंकि ये बोलते हैं कि आजकल जो है ना जमाना बहुत खराब हो चुका है। जो पहले गांव की सभ्यता, गांव की संस्कृति जो थी वो मूल्यों की संस्कृति थी। आज कहीं ना कहीं इस रोशनी में, इस चकाचौंध में कहीं ना कहीं वो मूल्य, वो जो है ना वो संस्कृति खो चुकी है। पंच का जुबान परमेश्वर का जुबान माना जाता था, आज पंच परमेश्वर कहाँ रहा? वो तो भ्रष्टाचारी बन गया, वो तो बिक गया, वो तो बदल गया, है ना। तो सिंपल सी बात है, कभी इसको लेके चिंतित हैं कि अब कौन वो आएगा जो दबे सताए लोगों को एक तरीके से इंसाफ दिलाएगा। ठीक है, तो कभी इसलिए चिंतित हैं। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई। अगला सवाल पे हम लोग बढ़ते हैं, चलते हैं अगले सवाल को हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलो जी अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन पे, और इसमें है डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। यहां बेमन का क्या अर्थ है? ठीक है, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। ठीक है, इसका क्या अर्थ है बताओ। देखो उत्तर इसका क्या हो जाएगा? सत्ताधारी अधिनायक यही चाहता है कि सारी जनता और उसका गुणगान करे। जिसके पास सत्ता है, जिसके पास शासन है, वो क्या चाहेगा? उसके बारे में सब लोग गुणगान करें, उसी का चर्चा हो, उसी का नारा लगे, उसी के बारे में हर जगह लोग उसका गुणगान करते रहे, उसका ही जय जयकार करते रहे। तो वही यहाँ पे बोलते हैं सत्ताधारी अधिनायक यही चाहता है कि सारी जनता उसका गुणगान करे, उसके गीत गाए, पर यह संभव नहीं, क्योंकि मन उसी का गीत गाता है जो प्रिय होते हैं, है ना। मन उसी का गीत गाता है जो प्रिय होते हैं। कितने भी सत्ताधारी वर्ग के लोग आ जाए, है ना, कितने ही वो चाह लें कि लोग, जनता उसी का गुणगान करे, लेकिन जब तक दिल में नहीं बसेंगे ना वो, तब तक उसका गुणगान नहीं हो सकता है। तो क्योंकि मन उसी का गीत गाता है जो प्रिय होते हैं या महान होते हैं। पर आज की स्थितियों में सत्ताधारी वर्ग का गीत जनता को गाने ही पड़ते हैं। आज के ज़माने में ऐसा बन चुका है कि सत्ताधारी वर्ग के जो लोग हैं ना, उनका गुणगान करना पड़ता है। ठीक है, हम कायर हैं, निर्बोध हैं, पर ये गीत मन से नहीं गाए जा सकते, तो बेमन से ही गाए जा सकते हैं, क्योंकि यह गीत दबाव अथवा भय के कारण ही गाए जाते हैं। अतः डरा हुआ मन बेमन जिसका, ठीक है, अतः डरा हुआ बेमन ही उसकी प्रशंसा करता है। ठीक है, मतलब हर लोग डरा हुआ है, मन नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी बिना मन के उसकी उस सत्ताधारी वर्ग की प्रशंसा करना होता है। तो यहाँ पे है डरा हुआ मन बेमन, है ना, जिसका बाजा रोज बजाता है। यहाँ बेमन का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे बेमन का अर्थ है कि बिना मन के एक सत्ताधारी वर्ग की उसका गुणगान करना, उसका जय जयकार करना, है ना। डरा हुआ, सहमा हुआ, ठीक है, मन बेमन मतलब बिना मन के, बाजा रोज बजाता है मतलब उसका गुणगान, उसका जय जयकार करते हैं। ठीक है, बिना मन के। तो वो चीज यहां पे बतलाई गई है। आगे बढ़े, आगे बढ़े जी। चलो अगले सवाल पे हम लोग बढ़ते हैं। 8वां नंबर सवाल पे आते हैं। 8वां नंबर के बाद 9वां नंबर सवाल पे पहुंचते हैं। ठीक है, 9 नंबर सवाल देखिए, कवि कृष्ण को जगाने के लिए क्या क्या उपमा देते हैं? मतलब किस किस तरीके से सूरदास जी कृष्ण जी को, बाल कृष्ण को जगाने का प्रयास करते हैं, क्या क्या शब्दों का प्रयोग करते हैं, वही पूछा गया है।
देखो सूरदास जी ना मतलब कमाल के व्यक्तित्व के लोग थे, है ना। मतलब इस तरीके से वर्णन करते थे चीज़ों को, मतलब उनको उनकी कविताओं को पढ़ोगे ना तो मतलब ऐसा लगेगा कि सामने दृश्य चल रही है, ठीक है। अगर सच में उनकी कविताओं को गहराई से पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि आपके सामने वो चीज़ चल रही है, ठीक है। उसका तस्वीर, उसका इमेजिनेशन, वो कैसे लोग होंगे, वो सब चीज़ें आपके सामने चलने लगेगी। अब देखो यहाँ पे कृष्ण जी को जगाने के लिए वो क्या क्या उपमा देते हैं। सूरदास जी कृष्ण को जगाने के लिए अनेक उपमाएं गढ़ते हैं, ठीक है। सर्वप्रथम वे कहते हैं कि हे ब्रजराज भोर हो रही है, यानी हे ब्रजराज, ब्रजराज वो कृष्ण को बोले हैं, हे ब्रजराज भोर हो रही है, यानी सवेरा हो गई है, जागिए। कमल के फूल खिल गए हैं, कुमुद के फूल ने अपनी पंखुड़ियां समेट ली है, ठीक है। भौरे लताओं पर छिप गए हैं, ठीक है। ये भौरे जो हैं वो लताओं में छिप गए हैं। मुर्गों और अन्य पक्षियों का कोलाहल सुनाई देने लगा है, ठीक है। वनराज आवाज दे रहे हैं, ठीक है। चंद्रमा का प्रकाश मंद हो चुका है, एकदम चंद्रमा का प्रकाश खत्म हो गया है और सूर्य की किरणें चारों ओर फैल रही है। गौशाला में गाय रंभा रही है, बछड़ों को दूध पिलाने हेतु दौड़ चली आ रही है। हे कमल के समान हाथों वाले श्याम अब जागिए, क्योंकि सवेरा हो गया है। मतलब देखो कुछ इस तरीके से, कितने मतलब मिठास है इनके शब्दों में, किस तरीके से। हालांकि ये उनका शुद्ध ये पोयम कविता का लाइन नहीं है, उसका भावार्थ है, फिर भी देखो कितना सुंदर लग रहा है कि इस तरीके से वो बोलते हैं कि मुर्गा और अन्य पक्षियां कोलाहल कर रही है, गाय बछड़े को दूध पिलाने के लिए रंभा रही है, सूर्य की प्रकाश अब आ रही है पूरे और बिखेर रही है, चंद्रमा का प्रकाश मलिन हो गया है, ठीक है। भौरे लताओं में छिप गए हैं। कुछ इस तरीके से वो बताते हैं कि हे कृष्ण अब सवेरा हो गया, जाग जाइए, है ना। तो इस तरीके से वो बतलाते हैं सूरदास जी, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 7 नंबर क्वेश्चन जो है ना बतलाए हैं, फिर से बतलाने के लिए बतला देंगे लास्ट में, ठीक है। अब देखो कवि ने किस रूप में स्वयं को याद रखने की इच्छा व्यक्त की है, उसकी इस इच्छा का मर्म बताए, ठीक है। कवि ने यहाँ पे कवि जो है वो किस रूप में स्वयं को याद करने की इच्छा व्यक्त की है, ठीक है। उसकी इस इच्छा का मर्म क्या है, मतलब क्या है। कवि का काव्य रक्त से रचा हुआ है, उसमें गहरे प्रेम की पीर है, अतः कवि को विश्वास है कि उसका काव्य जगत में बना रहेगा, सुगंध अमर रहती है। इसी प्रकार कवि का भी यह यश जो है संसार में अमर ही रहेगा। यश संसार में बिकता नहीं है, ये यश जो है ना, ये यश कमाया जाता है, बिकता नहीं है, वह तो कर्म के आधार पर प्राप्त होती है। इसी प्रकार कवि का भी कामना है कि उसकी यश भी संसार में इस प्रकार फैला रहेगा, ठीक है। संसार में वो याद रखे जाएं कि वो एक महान कवि थे, इस रूप में वो याद रखे जाएं, है ना। वो कहते भी हैं कि फूल मरे पे मरे न वासु, है ना। मतलब फूल बिखर जाता है, फूल मर जाता है, फूल मुरझा जाता है, लेकिन उसका जो सुगंध है ना वो कभी मरता नहीं है, वो जीवित रह जाता है, ठीक है। कहाँ सो रत्न सेन सो राजा, कहाँ पद्मावती रानी, वो सब भी बोलते हैं, ठीक है। कहाँ अब वो है पद्मावती, वो सबसे सुंदर पद्मावती, कोई ना रहा जग में, जग रही कहानी, है ना। मतलब बस इस जगत में बस उस सब की कहानी रह चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से कवि चर्चा करते हैं और ये बतलाते हैं कि भाई वो स्वयं जो है चाहते हैं कि उनका यश रहे इस संसार में, ये रचना रहे, वो रहे ना रहे, ये रचना रहे, लोग इसको समय तक काफ़ी सालों तक, है ना, पढ़ते रहें इसको, है ना, और कहीं ना कहीं उससे कवि को लोग याद रखेंगे, ठीक है। बस कवि का यही इच्छा था। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर सवाल में, कला के लिए सिद्धांत क्या अर्थ है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा, ठीक है। कला का क्या सिद्धांत है, ठीक है। अब चलो इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है जी, देखो गहराई से पढ़ाई करना है तो सिंपल एजुकेशन बाबा, भटकना है तो बहुत सारे जगह अपन लोग आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। कला के लिए सिद्धांत क्या है, ठीक है। कला के लिए देखो, कला के लिए कला, ठीक है, का हमारे लिए केवल इतना ही अर्थ रह जाता है कि कला एक स्वतंत्र सृष्टि है, ठीक है। कला जो है इसको कोई रोकने वाला नहीं, एक अलग ही सृष्टि है, कला एक अलग ही संसार है, ठीक है। कला का पूरा एक अलग संसार है, एक अलग सृष्टि है। कला की पुकार के कारण यूरोप में
प्रगीत मुक्तकों यानी लिरिक्स का ही चलन अधिक देखकर यहाँ भी उसी का जमाना यह बताकर कहा जाने लगा कि अब ऐसी लंबी लंबी कविताओं पढ़ने के लिए किसको फुर्सत, कहाँ किसी को फुर्सत कहाँ। अब तो पूरे काव्य की सामग्री जुटाकर सामने रख देनी चाहिए, जो छोटे छोटे प्रगीत मुक्तकों में ही इसे होनी चाहिए। कला का एक अलग से सृष्टि होता है ना, मतलब ऐसा समझो कि भाई एक संगीत का भी एक दुनिया है, ठीक है, जिस दुनिया में बहुत ढंग से जो है ना कविताएं हैं, संगीत हैं, ठीक है, वो सब है। तो अब ऐसा बोले जाने लगा कि जैसे यूरोप में जिस तरीके से लिरिक्स चलती है, छोटी छोटी जो है कविताएं, उसी तरीके से यहाँ पे भी अब लोग बोले जाने लगे कि कहाँ किसी के पास समय है कि इतने लंबे लंबे कविताओं को पढ़े। अब बस ऐसा है, ऐसा समय आ चुका है कि जिस समय उस पूरे उसको छोटे छोटे मुक्तक में, प्रगीत मुक्तकों में ही इसे होना चाहिए, जिससे लोग कम समय में भी पढ़ सके, ठीक है। कला के लिए सिद्धांत है कि प्रगीत मुक्तकों का चलन अधिक होना और लंबी कविताओं का नकार देना। ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से ध्यान में रखिएगा। कला के लिए सिद्धांत है कि प्रगीत मुक्तकों का चलन अधिक होना, ठीक है, और लंबी लंबी कविताओं का नकार देना, मतलब वो नहीं चलना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं, सवाल नंबर 12 है ना। चलो शुरू करते हैं। चलो जी अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल अपने पास है 12 नंबर, ये है मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, उसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है, ठीक है। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, बताओ। आखिर आप भी बात करते हो, हम भी बात करते हैं, उत्तम तरीका बातचीत का क्या हो सकता है, वही पूछा जा रहा है। मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका क्या हो सकता है, उसके द्वारा वह कैसे जो है ना, कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है, ठीक है। देखो अब कैसे बातचीत करना चाहिए। भट्ट जी यानी बालकृष्ण भट्ट जी के अनुसार मनुष्य की बातचीत का सर्वोत्तम तरीका है उसका आत्म वार्तालाप, ठीक है। मनुष्य का सबसे सर्वोत्तम तरीका है बातचीत का, वो है आत्म वार्तालाप, खुद से बातचीत। कहोगे भैया खुद से बातचीत, पागल लोग समझेंगे। मतलब ये कि अगर हम सबसे पहले खुद से बातचीत करें, ठीक है, जैसे अगर हम किसी लोगों से कुछ भी कहते हैं, हो सकता है उस बात को सुन के वो उसको बुरा लग जाए, इससे अच्छा है कि उसको बोले ही ना। पहले तो खुद से देखें कि भाई वो चीज उसको बोलना सही रहेगा, आत्म वार्तालाप करें, है ना। कुछ चीज ना खुद से बातचीत करके खत्म कर लेनी चाहिए, अपने मन से बात करो, है ना, कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो वही चीज को वो बोलते हैं कि सबसे उत्तम तरीका वही है आत्म वार्तालाप। वह अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे जिस कारण वह अपने आप से ही बात कर लिया करे। आत्म वार्तालाप का तात्पर्य क्रोध पर नियंत्रण, जिसके कारण किसी अन्य व्यक्ति को कष्ट ना पहुंच सके। यह स्पष्ट है कि हमारे भीतर हमारी मनोवृत्ति हर क्षण हर पल नए नए रूप दिखाया करती है, रंग दिखाया करती है, उसका रूप हर क्षण बदलता रहता है, ठीक है। लेखक ने मन की प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना माना है जहां मनचाही सूरत देखी जा सकती है, ठीक है। इस पूरे संसार में ऐसा है ना, अपना मन जैसा रखो, ठीक है, तो वैसा ही आपको संसार लगेगा। आप बहुत ज्यादा प्रसन्न रहो ना तो आपको लगेगा अरे कितने हर लोग खुश हैं, है ना, देखो सर भी खुश हैं, बच्चे भी खुश हैं, आप भी खुश हो, है ना, ऐसा लगेगा। आप उदासी छाओ तो लगेगा अरे सब बहुत परेशान है, देखो सर भी कितना परेशान होकर पढ़ा रहे हैं, बच्चे भी कितना प्रेशर में, एग्जाम है, माँ बाप एकदम लगे हुए हैं कि बेटा आज नहीं पढ़ेगा ना तो लगेगा तुमको, है ना, रिजल्ट नहीं आएगा तो घर से तो तुमको निकालेंगे ही निकालेंगे, रुको तुम, है ना। तो बहुत प्रेशर, मतलब जिस तरीके से मन बनाना वैसा लगने लगता है ये संसार, ठीक है। तो वही यहाँ पे बोलते हैं कि लेखक ने मन को प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना माना है जहां मनचाही सूरत देखा जा सकता है। जैसा आप चाहो ना वैसा आपको ये पूरे संसार नजर आने लगेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलो जी आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं, ठीक है।
13 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। आगे इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और अगर एक्स्ट्रा लिखना हो, ठीक है, जिसको, तो वो इस तरीके से और एक्स्ट्रा लिख सकते हैं। इस कारण मनुष्य को मन और चित्त को एकाग्र कर, ठीक है, मनोवृत्ति को स्थिर कर अपने आप से बातचीत करनी चाहिए, यानी खुद से बातचीत करना चाहिए, ठीक है। मन और मस्तिष्क को एकाग्र कर, एक साथ कर, है ना, मनोवृत्ति को स्थिर कर, ठीक है। यह आत्मीयता का महत्वपूर्ण साधन है, साथ ही उससे वाणी का भी नियंत्रण हो जाएगा, जिसके कारण दुनिया से किसी से बैर न रहेगा और बिना प्रयास के हम बड़े बड़े अजात शत्रु को भी विजय पा सकते हैं। पर भी यदि ऐसा हुआ तो हम स्वार्थ एक नवीन संसार की रचना करने में भी समर्थ हो सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा हम लोग कर लेते हैं ना कि अपने मन पर, अपने बातों पे, अपने जुबान पे कंट्रोल कर लेते हैं, तो ये ना एक बड़ी जीत होगी। हम बड़े बड़े अजात शत्रु से भी हमारी दुश्मनी होगी, वो दुश्मनी ही नहीं होगी, उस पर भी हम विजय प्राप्त कर लेंगे, अपने वाणी से ही उसको जीत लेंगे, ठीक है। इससे हमारी वाक शक्ति का दमन भी नहीं होगा। अतः व्यक्ति को चाहिए कि अपनी जिह्वा को नियंत्रण में रखने का प्रयास करे, साथ ही मीठी वाणी ही बोले, ना काहू से कटुता, ना किसी से बैर, ना काहू से बैर, है ना, ना काहू से कटुता, ना काहू से बैर। फिर क्या है, यह दुनिया बड़ी आकर्षक हो जाएगी, है ना। मतलब मीठी बातें बोलिए, है ना, ऐसा बातें बोलिए जो किसी को कष्ट ना पहुंचाए, है ना। ऐसी बातें, आप देखो सिंपल सी बात, अपने मन में सोचना भी ये चाहिए कि हम ऐसा बात बोल के किसी को कष्ट पहुंचा के हम क्या करेंगे इस जीवन में। ये छोटी सी तो जिंदगी है, जितना हो सके लोग तुम्हारे से जिस तरीके से खुश रहें उनको खुश करो, है ना। मतलब एक तरीके से आप झूठी प्रशंसा से वो लोग खुश हैं करो, लेकिन लोग आपसे खुश रहना चाहिए, ठीक है। यही तो जीवन का असली चाहिए, है ना। ज्यादा करवाहट बन के क्या करोगे, ठीक है। मीठी बातें बोलिए, है ना, या फिर ना काहू से मित्रता, ना काहू से बैर, ठीक है। ना तो किसी से मित्रता ज्यादा रखो, ठीक है, ना किसी से बैर ज्यादा रखो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल देखिए, यदि संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो संभव था कि महाभारत ना मचता। लेखक के इस कथन से आप क्या सहमत हैं, अपना पक्ष रखें, ठीक है। यहां पे बोलते हैं कि अगर संधि वार्ता कृष्ण और दुर्योधन के बीच जो संधि वार्ता जो था, है ना, जिसके कारण महाभारत का युद्ध का फैसला लिया गया, ठीक है, उतने बड़े युद्ध जिसमें कितने सारे वीर योद्धा मारे गए, ठीक है। तो यहां पे कवि बोलते हैं कि अगर ये संधि वार्ता ना कृष्ण और दुर्योधन के बीच ना होकर कुंती और गांधारी के बीच, यानी दो महिलाओं के बीच अगर हुआ होता तो संभव था कि महाभारत का युद्ध नहीं होता। तो क्या आप इस बात से सहमत है? यार कुंती और गांधारी अगर मानो बात करती आपस में कि क्या इस युद्ध को रोका जाए, है ना, या फिर इसका कुछ और जो है कुछ हल निकाला जाए, तो संभव था शायद कि ऐसा महाभारत का युद्ध ना हो। क्या आप इससे सहमत हैं? चलो अब उसी का आंसर हम लोग देखते हैं, ठीक है, उसी के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। चलो देखो, लेखक ने यह माना है कि नारी कोमल भावना रखती है, उसमें दया, मानवता, लेखक का यह मानना है, ठीक है, लेखक ने यह माना है कि नारी कोमल भावना रखती है। सही बात है, नारी कोमल भावना रखती है, उसमें दया, ममता भी बसती है। सही बात है, हर नारी में दया, ममता बसती है। वह सहिष्णु भी पुरुष से अधिक है, वो ज्यादा सहने वाली होती है, हर कष्ट, हर दुख, ठीक है। यह बात अलग है कि वह भीरू होती है, यानी भीरू यानी वो डरपोक होती है। कहने का मतलब कि उसमें थोड़ी सी डर होती है ना। वे गुण उसको विनम्र, दयावान बना देती है। यही सारे गुण जो हैं उसमें, दया, ममता, है ना, सहिष्णुता, है ना, भीरुता, है ना, ये सब जो गुण है ना उसमें, ये डरने वाली गुण जो है ना, ये सब भी उसको क्या बना देती है, विनम्र और दयावान बना देती है। दया करने वाला, विनम्रता, है ना, उसमें ला देती है। ये गुण जहां भी होंगे वहां रक्तपात, नर संहार नहीं हो सकेगा। जहां भी अगर ये गुण पाया जाए ना, वहां पे रक्तपात, नर संहार नहीं हो सकेगा। पुरुष की प्रवृत्ति रक्तपात का ही है। अपने अहम के झूठ के द्वार में बंद वह नर संहार ही करता है। पुरुष में एकदम बहुत सारा अहंकार रहता है कि अरे वो हमको ऐसे कैसे बोलेगा, है ना। ये अहंकार के कारण ही वो लगातार जो है नरसंहार ही करता रहता है। अहम के कारण ही दुर्योधन अंधा था, ठीक है, दुर्योधन अंधा नहीं था, अहम के कारण ही अंधा था, अंधे का बेटा था, ठीक है। उसने क्या नहीं देखा था कि पांडवों का बल कितना है, वो क्या नहीं ये देखा था कि पांडवों में बल कितना है।
वह कृष्ण के सामर्थ्य को नहीं जानता था, नहीं जान सका, जानता था। वो हर चीज जानता था कि पांडवों में कितना बल था, कृष्ण कितना सामर्थ्य है, वो भी जानता था। पर उसका अहम उस पर हावी था, वो अहंकार में चूर था। यदि यह संधि वार्ता कुंती और गांधारी के मध्य होती तो समझौता हो जाता और महाभारत होती ही नहीं। तो इस बात से हम भी सहमत हैं, आप भी सहमत होंगे, और लिख भी देना लास्ट में कि हाँ, इस बात से हम सहमत हैं कि अगर संधि वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो संभव था कि महाभारत का युद्ध नहीं होता। ठीक है, इस तरीके से लिखोगे, पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। समझ में आया सबको? एक बार बता दो सब लोग, है ना? चलो जी, आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न में यहां पे क्या बोला गया है? इसमें है, आंदोलन का नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे? आंदोलन का नेतृत्व वे किस शर्त पर स्वीकार करते हैं? ठीक है, आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण जी का क्या विचार थे? आंदोलन के नेतृत्व वे किस शर्त पर स्वीकार करते हैं? चलो जी, अब इसका देखते हैं उत्तर कैसे लिखना है। आंदोलन के नेतृत्व के विषय में जेपी यानी जयप्रकाश नारायण के विचार थे कि सबकी सलाह ली जाएगी। मतलब जब ये मतलब सरकार इनकी बनेगी तो इनकी हर किसी का सलाह लिया जाएगा, सबकी बात सुन ली जाएगी, छात्रों की बात तो अधिकाधिक सुनी जाएगी, जितना भी समय होगा उसके साथ बिताया जाएगा, यानी छात्रों का बात ज्यादा सुनना है। ठीक है, क्योंकि आगे वही देश का भविष्य है। उससे बहस भी किया जाएगा, ठीक है, उसकी बातें समझी जाएगी और अधिक से अधिक समझने के प्रयास भी किया जाएगा छात्रों की बात। जन संघर्ष समिति की बात भी सुनी जाएगी, जो जनता के लिए लगातार संघर्ष करती है, जनता को भ्रष्टाचारों से दूर रखती है, उसका भी बात सुनी जाएगी, समझी जाएगी। पर फैसला मेरा ही होगा, यानी जयप्रकाश नारायण जी बोलते हैं कि पर फैसला मेरा होगा। हम हर किसी का बात सुनेंगे लेकिन अंतिम फैसला हम करेंगे। सबको इस फैसले को मानना होगा, आपको भी मानना होगा। यहां एक बात साफ है कि जयप्रकाश नारायण ने साफ कहा है कि आंदोलन का संचालन सबकी सलाह से होगा और बहस भी सबसे होगी, पर अंतिम फैसला उन्हीं का होगा। यदि यह नहीं तो हो सकेगा तो पता नहीं हम किधर बिखर जाएंगे। यही कुछ जयप्रकाश नारायण जी के शर्त थे, विचार थे। ठीक है, तो इस तरीके से आप कुछ लिख सकते हो। चलो, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पे, 15 नंबर सवाल। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल पे देखिए क्या है। त्रिच को जलाने गए लेखक को पूरा जंगल परिचित लगा, क्यों? बताओ, त्रिच को जलाने गए लेखक को पूरा जंगल ही परिचित लग रहा था। अच्छा, एक बात बताओ, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जैसे नॉर्मली होता है ना कि कुछ चीज आपको घटित होती है, घटना है ना, कुछ ऐसा घटना अभी वर्तमान में आपके साथ घटी है ना, मतलब आप कुछ चीज कर रहे हैं, किसी को जाके चाय दे रहे हैं, किसी को जाके पेन दे रहे हैं, आपको याद आता है कि ये चीज जो है हम कहीं ना कहीं हमको ये चीज याद था, या फिर हम सपना में देखे, या फिर ये हमको पहले से ही पता था कि हमको उसको पेन देना है। ऐसा होता है कि मतलब ये चीज लग रहा है कि वो रिपीट मोड पे मेरा हुआ है, ये इस बार मेरे साथ दोबारा हुआ है। ठीक है, ऐसा होता है क्या कभी किसी के साथ? कुछ भी ऐसा घटना अगर बोलो, होता है या नहीं होता है? वो ज्यादा इसको रिलेट कर पाओगे। चलो जल्दी से बोलो सब लोग। चलो, एक बच्चे नहीं सर, एक बच्चे हाँ, यस सर, सेम, यस सर, होता है, बहुत लोगों के साथ होता है। मेरे साथ भी कभी कभी बहुत बार ऐसा हुआ है, जिस समय ये लगता है कि अरे ये तो मेरा दोबारा से हो रहा है, ये चीज, ये तो हम पहले से जानते थे। ठीक है, तो ऐसा कभी कभी लगने लगता है कि अरे हमको तो लग रहा है पुराने जमाने, मतलब पिछले जन्म का बहुत चीज याद आ गया है ना। अब चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है, त्रिच को जलाने गए लेखक का पूरा जंगल को जो है पूरा जंगल परिचित क्यों लगता है? देखो, लेखक को पूरा जंगल परिचित इसलिए लगता है कि इसी जगह में कई बार सपने में त्रिच से बचने के लिए भागा था। ठीक है, त्रिच जो है एक जंगली जानवर है, बहुत ही विषैला जानवर, ये अगर काट ले तो इंसान वहीं पे मर जाता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात बोले तो त्रिच मतलब यहाँ पे है, लेखक को पूरा जंगल परिचित इसलिए लगता है कि इसी जगह में कई बार सपने में वो त्रिच से बचने के लिए भागा है। मतलब सपने में जब थे ना, सपने में भी होता है कहीं आप भाग रहे हैं किसी से बच के, तो वैसे ही ये त्रिच से बच के भागते हैं उसी जंगल से। लेखक गौर से हर तरफ देखता है
और उसके सपने के बाद थानू को बताया भी था। मतलब वो जब सपने देखते हैं ना कवि, तो एक थानू इनका दोस्त है, ठीक है, पड़ोसी दोस्त है, तो उस थानू को ये सब बात बतलाते भी हैं कि सपना में मेरे साथ ये हुआ, ठीक है, कि एक सकरा सा नाला इस जगह बहता है, नाले के ऊपर जहां बड़ी बड़ी चट्टाने हैं वहां कीकर का एक बहुत पुराना पेड़ है जिस पर बड़े शहद के छत्ते हैं, मधुमक्खी के छत्ते हैं। लेखक को एक भूरा रंग का चट्टान मिलता है जो बरसात भर नाले के पानी में आधे डूबी रहती है, ठीक है। लेखक को उसी जगह त्रिच का लाश भी मिल जाती है। सपने में आए बात को सच होना लेखक को जंगल से परिचित कराता है, इसलिए लेखक को जंगल परिचित लगता है क्योंकि इन सब चीज़ों को वह सपनों में देख चुका है। लेखक को सपना में ये सब चीज़ें आई थी जो वो हकीकत में जाके जब जंगल जाते हैं ना तो इनको लगता है कि ये सारा चीज़ तो हम कहीं ना कहीं देखे हुए हैं, जबकि ये सपना में वो सब चीज़ें देखे थे और सपना में देख के ना अपने एक दोस्त को भी बतलाए भी थे थानू, और थानू के साथ वो जाते भी हैं और वो सब पूरे असहज में वो आ जाते हैं कि वो सब चीज़ें उनको पता थी कि कहाँ पे क्या मिलेगा, कहाँ पे क्या मिलेगा, जबकि वो पहली बार वहाँ पे गए थे। सोचो, है ना। तो कुछ ये इस तरीके से आप आंसर को लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से आप आंसर को लिख सकते हैं। तो जी बताओ, यहां पे 15 क्वेश्चंस हम लोग को करवानी थी और आज हम लोग 15 के 15 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट सवाल को करवाए हैं, ठीक है। और अब जो है आराम से जाना और एजुकेशन बाबा के टेलीग्राम चैनल पे हम आपको दे देंगे क्या चीज, इसका पीडीएफ, ठीक है। ये जो क्लास है इसका पीडीएफ दे देंगे, आराम से जाके पढ़ सकते हो, अगर तो दोबारा पढ़ना है, हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। देखो बाबू लोग, जितना हो सकता है ना, मेरे से जितना पॉसिबल हो लग रही है, जितना क्लास हम ले पा रहे हैं, ठीक है। एक इंसान हम भी हैं, बहुत अपना ऐप पे भी क्लास होता है, यहाँ पे भी होता है, मेरे से जितना संभव होता है हम पूरा प्रयास करते हैं कि आप लोग के लिए उतना क्लास दें, है ना। अब जहाँ तक बोलोगे 2-3 क्लास यूट्यूब पे अभी नहीं हो पा रही है मेरे से, है ना। एक इंसान का एक होता है कि मतलब अपना लेवल होता है, अब इससे ज़्यादा अभी नहीं हो पाएगी हमसे, है ना। पता चलेगा तबीयत खराब हो गया, बीमार पड़ जाएंगे, है ना। इसलिए थोड़ा सा कम क्लास है, मैनेज कर लो। लेकिन जो क्लास है ना आपके लिए जितना सफिशिएंट थी वो सब चीज़ें आपको हम एक एक करके अच्छे से पढ़ाए हुए हैं। अभी बात करोगे क्वेश्चन बैंक हम करवाए हैं, ठीक है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन बैंक का हम आपको लिंक दे दिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन जो है बैंक आपको करवाए हैं 2009 से लेके, ठीक है, 2009 से लेके 2023 तक पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक के हर एक सवाल को करवा दिए। सोचो ये सब एक क्लास में करवाए हैं, ठीक है, सब्जेक्टिव करवा दिए हैं। 100 प्रश्न व्याख्या हम अब जो है ना दोनों गद्य और पद दोनों का करवा देंगे, 1-2 दिन में बस करवा ही देंगे उसको, ठीक है। तो जो चीज़ें आप लोग के लिए ज़रूरी है ना वो सब चीज़ हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि आपको हर तरीके से दे दे, ऑलमोस्ट दे कर दिए हैं सब कुछ जितना आपको पढ़ना था। अब उसी चीज़ों में आप ज़्यादा क्लास अब नहीं ले पा रहे हैं, बस सो सॉरी इसके लिए कि एक दिन में 3-4 क्लास हम अकेले खुद नहीं ले पा रहे हैं, उसके लिए सो सॉरी। लेकिन पूरी कोशिश करेंगे कि जितना हो सकेगा हमसे करें, ठीक है। चलो जी, तो आप जाके आराम से, अगर जो बच्चे नहीं देखे होंगे ये क्वेश्चन बैंक, तो आप आराम से जाके अभी इस क्लास को देख लीजिए और आगे बिल्कुल से पढ़ाई जारी रखिए। हम रोजाना मिलेंगे और इसका पीडीएफ भी हम दे देंगे आज ही। अब मतलब ऐसा समझ लो 9-10 बजे रात तक ऑलमोस्ट पीडीएफ अपलोड हो जाएगी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, ठीक है, वहां से आप मिल सकता है वहां से, ठीक है। और अभी जाके डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन बैंक का लिंक दिया है, वहां पे जाके एक एक क्लास को अच्छे से देखना। लेटेस्ट वाला उसमें है, एकदम बहुत ज्यादा उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में उसमें करवाए हैं, ठीक है। तो वो वाला क्लास निश्चित रूप से सभी लोग देख लेना और साथ ही साथ अपने पढ़ाई को लेके ना चिंतित मत हो, सब आपका तैयारी अच्छा है, बस मेहनत करते जाओ, ठीक है। चलो जी, हाँ देखो, एक बच्चे का एकदम बहुत तगड़ा सा सवाल है कि काश मेरे सपना में वो क्वेश्चन पेपर आ जाता कि एकदम क्या क्या सवाल है, अब मानो कितना मजा आ जाता। लेकिन अफसोस ये हो नहीं पाएगी, है ना। अगर हो पाती है तो भाई हम लोग को भी बताना आके, ठीक है, हम एड्रेस पर्सनली तुमको भेजेंगे, ठीक है। अब ये मत करना कि मतलब मेरे सपने में श्री कृष्ण आए थे, मेरे सपने में श्री राम आए थे, है ना, वो वाला झूठी में नहीं बोलना है, ठीक है। आपको एकदम से सही बात बतलानी है, ठीक है, कि हाँ भैया हम देखे हैं ये क्वेश्चन आई है,
लघु उत्तरीय में ये है, दीर्घ उत्तरीय में ये है। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं, मतलब सॉरी आज के इस क्लास को ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा, बताइएगा नीचे कमेंट करके। ठीक है, चैनल के साथ जुड़े रहिए आप सभी लोग, है ना, और हम लोग अच्छे से आगे पढ़ाई करते रहेंगे। साथ ही साथ अपना एजुकेशन बाबा का प्यारा सा ऐप, एजुकेशन बाबा ऐप निश्चित रूप से इंस्टॉल कर लीजिएगा, है ना, और अपना पढ़ाई आप वहाँ से भी टेस्ट वगैरह के माध्यम से आप दे सकते हैं। एग्जाम का समय कम बाकी है तो आप फ्री में टेस्ट वगैरह हर चीज़ों का दे सकते हैं। अवेलेबल है वहाँ पे टेस्ट का ऑप्शन, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर, है ना, ये सब चीज़ों को देखने का ऑप्शन है वहाँ पे। ठीक है, चलो जी, तो हम आज के इस क्लास को बस यहीं पे ख़त्म करते हैं, और 2025 के बच्चे जो भी होंगे उनको ऐप के बारे में बतलाइएगा। ठीक है, चलिए जी, आज के इस क्लास में बस इतना ही। टाटा, बाय बाय।